एपिसोड 8 आपको भाभी को पहचाना है। नीलम जी के इशारे पर एक मेड निया के हाथ में वो थाल पका देती है, पर निया एक पल को उस थाल का वजन संभाल नहीं पाती और थाल उसके हाथ से छूटने ही वाली होती है कि दो जोड़ी हाथ उसे संभाल लेते हैं। अब निया को थाल का वजन थोड़ा कम महसूस होता है और वो चौंककर उन हाथों को देखती है जो इस वक्त थाल को उसके हाथों के ऊपर से पके हुए थे। उसे पता नहीं क्यों इससे एक अजीब सा एहसास महसूस होता है और वो उस इंसान को देखने की कोशिश करती है, पर सिर घूंघट होने की वजह से वो ठीक से उसे देख नहीं पा रही थी। उसे बस दो जोड़ी नीली आंखें उसे घूरते हुए महसूस हो रही थी। उन आंखों में अब भी कोई भाव नहीं थे। निया उन्हें देखकर मन में सोचने लगी, कैसी आंखें हैं ये। इन्हें देखकर ऐसा लगता है सालों से जानते हैं हम इन्हें, पर इनमें क्या है ऐसा। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि या तो हजारों राज हो इनमें या कुछ भी नहीं। कैसी पहेली है ये। देवांश और निया एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि एक आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। वैसे भाइयों, हमें लगता है कि अभी भाभी सा आपका तिलक करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। क्यों भाभी सा। जानी पहचानी आवाज सुन निया पहले तो हड़बड़ा जाती है, पर जब संभलती है तो घूंघट के अंदर से ही शर्मा जाती है और शर्म से वो नीचे देखने लगती है और फिर खुद को ही डांट देती है। आवाज सुन देवांश भी होश में आता है। हर अपने हाथों को देखकर वो जल्दी से अपने हाथ निया के हाथों से हटा देता है, पर थाल को नहीं छोड़ता। पर अब उसकी आंखों में वही पुरानी कोल्डनेस वापस आ चुकी थी जो कुछ देर पहले थोड़ी कम हुई थी। बहू, तिलक करिए। उद्धरण चिन्ह। नीलम जी की आवाज सुन होश में आकर निया तिलक करने के लिए अपना हाथ उठा लेती है, पर जब वो देवांश को तिलक करने जाती है तो उसे ठीक से देवांश का चेहरा दिख नहीं रहा था और वो हवा में अपने हाथ को इधर उधर कर रही थी। देवांश को इससे अब इरिटेशन हो रही थी। उसे पहले ही ये सब पसंद नहीं था और ऊपर से अब निया और देर कर रही थी। देवांश ने फिर किसी की परवाह नहीं की और निया का हाथ पकड़ लिया। निया को ये एहसास होते ही वो एकदम जम सी गई। वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। उसके दिल की धड़कन अपने आप बढ़ गई थी। वहीं देवांश को भी पता नहीं था कि उसने हड्डी में निया का हाथ पकड़ लिया था। वो बस निया की ओर देखे जा रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन इस वक्त निया के साथ साथ उसकी धड़कनें भी तेज हो चुकी थी, जिसका एहसास उसे नहीं था। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर द, यूं बस तू मुझको फन्ना कर द। मेरा हाल तू, मेरी चाल तू, बस कर आशिकाना, तेरे वास्त मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्त मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। कुछ देर बाद भी देवांश ने जब निया का हाथ नहीं छोड़ा तो पीछे खड़े अद्वैत ने उसे कोहनी मारकर कान में कहा, अभी क्या उसका हाथ पके ही रखेगा। ये सब कमरे के अंदर भी तो हो सकता है, ऐसे पब्लिक प्लेस में। उसकी बात सुन देवांश हड़बड़ा गया। देवांश ने फिर निया का हाथ धीरे धीरे अपने माथे की ओर लाया। निया को जब यह एहसास हुआ तो उसने जल्दी से तिलक कर दिया और देवांश ने फिर उसका हाथ छोड़ दिया। निया फिर थाल को घुमाने लगी। देवांश ने अब भी एक हाथ से थाल के एक सिरे को पकड़ रखा था, जिससे निया को उसे घुमाने में परेशानी नहीं हुई। देवांश को अब भी अपने हाथों में निया के सॉफ्ट हाथ महसूस हो रहे थे और न जाने क्यों इतनी छोटी सी बात के लिए वो बहुत खुश था। पर तभी निया ने हाथ में पकड़ी थाल मेड को पका दी और देवांश के पैर छूने झुकी रही थी कि किसी ने उसके कंधों को पकड़कर ऊपर उठा दिया और कड़क आवाज में देवांश ने कहा, ये क्या रही है आप। क्या अब भी आप पुराने रिवाजों को मानती है। देवांश राजवंश की पत्नी है आप, ये सब आप पर शोभा नहीं देता। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर नीलम जी कुछ कहना चाहती थी, पर फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगर वो कुछ कहती है तो न सिर्फ देवांश उनकी बात ठुकरा देता और उनका अपमान हो जाता सबके सामने। वो अलग राजवंश खानदान में उनका रुतबा कुछ अलग ही था और वो इतनी सी बात के लिए ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। पर निया ने जब ये देवांश के मुंह से सुना तो उसे बहुत सुकून महसूस हुआ, क्योंकि उसे भी ऐसे करना पसंद नहीं आ रहा था, पर नीलम जी के कहने पर उसे ये सब करना पड़ रहा था। पर देवांश की बात सुन उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट थी। स्वागत होने के बाद सब विला में आ चुके थे। देवांश बस एक जगह बैठ फोन पे कुछ बात कर रहा था। उसकी वजह से पूरे कमरे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। कई लड़कियां जो अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ आई थी,
वो अपने जान पहचान वाले से देवांश से बात करने के लिए कह रही थी, पर देवांश का ऑरा ही ऐसा था कि कोई उसके आसपास भी जाने से डर रहा था। पर हिम्मत करके एक लड़की देवांश के पास चली गई और देवांश से बात करने की कोशिश करने लगी, पर देवांश ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वहां कोई था ही नहीं। उसने तो एक बार नजर उठाकर उसे देखा तक नहीं। वो लड़की अब एम्बरेस हो गई थी, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर वो देवांश से बात करने लगी, पर बार बार देवांश बस उसे इग्नोर किए जा रहा था। हार मानकर आखिरकार वो लड़की वहां से चली गई, पर फिर भी देवांश के हाव भाव में जरा सा भी चेंज नहीं आया। लड़कियां जो अब तक उस लड़की से जल रही थी, उस लड़की को जाता देख उस पर हंस रही थी। और उधर देवांश भले ही काम कर रहा था, पर उसकी नजर वहां किसी को ढूंढ रही थी। देवांश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो उस लड़की के लिए कितना बेचैन है, जिसकी तस्वीर को देखने को भी उसने मना कर दिया था। आज जब उसने निया को अपने सामने देखा था तो वो ही जानता था कि उसके मन में कितनी सारी बातें एक साथ चल रही थी, और निया को ना देख पाने की वजह से वो कितना बेचैन था ये पास खड़ा उसका दोस्त अद्वैत अच्छे से समझ रहा था। और उसे खुशी भी थी कि उसके दोस्त को एक लड़की में इंटरेस्ट आ रहा है, भले ही वो उसकी खुद की पत्नी ही क्यों नहीं थी। देवांश अभी अपने में कुछ सोचे जा रहा था कि उसके कंधे पर एक हाथ आया। चौंककर जब उसने ऊपर देखा तो अद्वैत मुस्कुराते हुए वहां खड़ा था। देवांश ने कुछ नहीं कहा और फिर से अपने फोन में नजरें गड़ा ली, पर अद्वैत को अब देवांश के ऐसे नेचर की आदत हो गई थी। वो भी मुस्कुराकर उसके पास वाली सीट पर बैठ गया और देवांश से कहा, तुम्हें पता है अभी अभी जो लड़की यहाँ तुमसे बात करने आई थी वो कौन थी? ये पूछ अद्वैत ने देवांश को देखा, पर उसे पता था कि उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला, इसलिए वो आगे बोला, वो कपूर खानदान की तीसरे नंबर की बेटी है और अपने खानदान की सबसे होनहार और काबिल भी। उसके खानदान में उसकी अहमियत उनके खानदान के हेड जितनी ही है, और तो और शायद वो अगले साल कपूर खानदान की हेड भी बन जाए। और कपूर खानदान तुम्हारे खानदान की टक्कर का है, तो तुम्हें नहीं लगता तुमने उससे बात नहीं कर कपूर खानदान के अगले हेड को नाराज किया है? क्या तुम्हें उससे सिंपल सी बात भी नहीं करनी चाहिए थी? शायद वो गुस्सा होकर चली गई। उसकी बात पर अपने टैब में देखते हुए देवांश ने कहा, वो कपूर खानदान की अगली हेड है, इसलिए अपने पैरों पर सही सलामत वापस गई है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो कभी वापस जाने तक का नहीं सोच पाता। देवांश की टोन सुन ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई मजाक कर रहा हो, पर उसकी बात पर अद्वैत को गूसबम्स आ गए थे। खुद को रब करते हुए उसने देवांश से कहा, अच्छा तो निया देवांश राजवंश तो अपने पैरों पर सही सलामत चली गई, और उसने तो तुम्हें छुआ तक है? ओ सॉरी, उसने नहीं, तुमने उसे छुआ था। तो अब क्या द ग्रेट देवंश राजवंश हमें बताने का कष्ट करेंगे कि वो क्यों अभी तक सही सलामत है? उसकी बात पर देवांश के हाथ एक पल के लिए काम करते करते रुक गए। उसने फिर अद्वैत की ओर देखते हुए खतरनाक आवाज में कहा, मिस्टर एडवे शाह, मुझे लगता है तुम अपनी इस जॉब से और अपने बॉस से सेटिस्फाइड नहीं हो। तुम्हारे लिए मिस्टर शाह अच्छे बॉस साबित होंगे। आई एम श्योर कि तुम्हारी बातें सुनेंगे भी और अच्छे से समझेंगे भी। देवांश को अद्वैत की दुखती रग पता थी, और उससे पता था कि अगर वो इस पर वार करेगा तो अद्वैत जरूर घुटने टेक देगा, और हुआ भी वैसे ही। देवांश की खतरनाक धमकी सुन अद्वैत ने देवांश के हाथ को कसके पकड़कर अजीब सी हंसी के साथ कहा, देवांश, माँ मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी बात पर देवांश ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और अपना काम करने लगा, और अद्वैत अपना मुंह बनाने लगा। कोई इतनी भीड़ में भी काम कर कैसे सकता है? लोग कामचोर लोगों को देख परेशान होते हैं, और यहाँ हम इस जीती जागती मशीन को हर वक्त काम करते देख परेशान होते हैं। यहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं यहाँ, फिर भी ये इंसान उन्हें देख तक नहीं रहा। अरे उन्हें छोड़ो, ये तो अपनी पत्नी तक को देख नहीं रहा। बेचारी इसी पत्नी पता नहीं इससे डरकर कहाँ चली गई। नहीं भाभी कहीं नहीं गई है, वो तो भाई के साथ एक गेम होने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है। अद्वैत जो खुद में कब से बदबदाए जा रहा था, ये आवाज सुन अपनी सीट पर ही उछल पड़ा और अपने पास खड़े रिवांश को देख अपनी तेज हुई सांसों को कंट्रोल करने लगा। उसने उससे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक ठंडी आवाज उनके कानों में पड़ी, कौन सा गेम? ये सुन रिवांश देवांश के पास आते हुए बोला, वो तो पता नहीं भाई, दादी सा ने बस इतना कहा है कि ये कोई रिवाज है, और हाँ, आप अगर इस गेम को पूरा कर जीत जाते हैं तो ही आपको आज भाभीसा का फेस देखने को मिलेगा। अगर आप हार गए तो आप उन्हें नहीं देख सकते, और ना दूसरा कोई उन्हें देख सकता है। फिर ये कह वो मुंह बनाने लगा, और फिर देवांश के पैरों से लिपटकर वो बोला, भाई प्लीज आप जीत जाओगे ना? मुझे आज ही भाभीसा को देखना है, प्लीज भाई आप जीत जरूर जाना। उसकी बात पर अद्वैत ने हंसते हुए कहा, ये देखो बैंगनी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन ये अब्दुल्ला है कौन, और ये शादी में दीवाना क्यों होगा, और वो भी बैंगन के? अद्वैत की बात सुन रिवांश ने सिर खुजाते हुए पूछा,
वो बैंगन की शादी नहीं, बेगानी शादी होता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये आवाज सुन सबने उस तरफ देखा तो वहां मुस्कुराती हुई सिमी खड़ी थी, पर उसकी बात कहने के बाद किसी को मौका दिए बिना वो देवांश के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर बोली, भाई यू नीयू को नाराज मत करना, वो उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसके लिए, और इस बात के लिए मैंने उससे धोखा भी दिया है। प्लीज भाई यू नीयू को आज पहचान लेना। उसकी बात पर कंफ्यूज होते हुए अद्वैत ने पूछा, पहचान लेना मतलब? ये सुन सिमी ने अपनी जीभ दांतों के नीचे दबाते हुए हडबडी में कहा, ओ सॉरी, वो कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। वो कुछ नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा। ये कहकर वो देवांश को हाथ से पकड़कर कमरे के बीचों बीच ले आई। हर वहां उसे कंफ्यूज्ड छोड़कर दूर सबके बीच जाकर खड़ी हो गई। देवांश इस सब के लिए रेडी नहीं था, उसके भावहीन चेहरे पर कंफ्यूजन साफ देखी जा सकती थी। देवांश के साथ साथ किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वहीं नीलम जी, गायत्री जी और सिमी और जिन जिन को ये पता था, वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वहीं देख रहे थे। कुछ पलों के बाद वहां कुछ डांसर्स पहुंच गई और उन्होंने देवांश को घेर लिया। तभी सिमी ने जोर से कहा, भाई यू इनमें से एक भाभी सा भी है, आपको उन्हें ढूंढना है, वो भी सॉन्ग खत्म होने तक। ये सुनते ही सब आंखें फाड़े बस देवांश के रिएक्शन का वेट करने लगे, क्या पता उसे गुस्सा आ जाए। पर देवांश ने ये सुन कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो बस अपने सामने इन सारी औरतों को एक जैसे कपड़ों में देखकर कंफ्यूज्ड स्टेट में चला गया था, और ऊपर से उन औरतों ने बड़ा सा घूंघट ले रखा था। वो सोच रहा था, ये सब क्या है? ये बच्चों वाले गेम्स ही मिले थे इन्हें खेलने के लिए, अब देवांश राजवंश लड़कियां ढूंढेगा। पर उसके मन की बात पढ़ना किसी के बस की बात नहीं थी। उसके मन में चल रही बातें उसके चेहरे पर या फिर उसकी आंखों में कभी नहीं दिखती थी, और बस यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिससे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उसकी चालों को कभी समझ नहीं पाता था और देवांश अपनी चाल चल देता था। इसलिए तो वो आज की बिजनेस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह था। वैसे सोच तो कोई और भी रहा था, और सोच सोचकर उसके पसीने छूट रहे थे। निया, जिसने बड़ा सा घूंघट ले रखा था, वो इस वक्त सभी डांसर्स के बीच में और देवांश के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसे खुद की धकने तक सुनाई दे रही थी। इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों मुझे सब ऊपर भेजने की तैयारी कर रहे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? इनकी आंखें देखकर ही कोई भी बता दे कि ये कितने ज्यादा खतरनाक है। अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो कहीं मुझे गोली ना मगर दें। कुछ देर पहले इन्होंने मेरी मदद की, पर खब लगता है कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो बस इसलिए हाँ कहा था कि मुझे लगा कि मुझे सिर्फ डांस करना है, जो कि मैं कर लेती। फिर दादीसा को ये आइडिया कहाँ से आ गया? अगर इसमें अब सिमी का कोई भी दिमाग होगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सोचते हुए वो बेचैनी में अपने हाथ मलने लगी। तभी गाने की आवाज से उसका ध्यान टूटा और सभी डांसर्स को डांस स्टार्ट करते देख वो भी डांस मूव्स करने लगी, और उधर देवांश को सारी औरतें एक जैसी ही लग रही थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन की चालों को मिनटों समझने वाले देवांश को आज उसकी पत्नी को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, और ये देखकर दूर खड़ा अद्वैत मन में हंस रहा था, क्योंकि उसने देवांश को ऐसे फंसा कभी नहीं देखा था। कोई भी सिचुएशन होती तो भी देवांश हमेशा उससे निकल जाया करता था, पर इतने सालों में आज उसने अपने दोस्त के चेहरे पर कंफ्यूजन देखी थी, जिससे वो बहुत खुश था। एपिसोड 9, धर्मो परदेसिया। देवांश अब भी कंफ्यूज था, पर कोई भी इमोशन उसके चेहरे पर दिखे ये कभी हो सकता था भला? भाई सा, जल्दी ढूंढिएगा, हम गाना लगा रहे हैं। 3, 2, 1। ये कह सिमी ने सॉन्ग प्ले कर दिया। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। गाना चालू होते ही सब डांसर्स देवांश के चारों ओर घूमकर डांस करने लगी। निया को तो बस यही चाहिए था, वो देवांश से थोड़ी दूरी बनाकर अपने स्टेप्स कर रही थी। ता दी या ना धीम, दे रे ता ना दे रे नोम। ता दी या ना धीम, दे रे ता ना दे रे नोम। ता दी या ना धीम। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे। सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया। ये स्टेप डांस का सबसे डिफिकल्ट स्टेप था। इसमें डांसर को हाथ हवा में खोल के गोल घूमकर दूसरे डांसर की स्टेप से मैच करते हुए देवांश के पास से गुजरना था, और निया के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। इसलिए निया ने ये सबसे आखिर में करने की सोची। सभी डांसर्स एक एक कर देवांश के करीब जाकर वापस आ गई। अब निया की बारी थी।
वो स्टेप करते करते देवांश के पास आ रही थी। ये सब उसे स्लो मोशन में चलता हुआ लग रहा था। वो धीरे धीरे देवांश के पास पहुंची। उसके दिल की धड़कनें अचानक बढ़ गई थी। निया देवांश से दूरी बनाकर अपना स्टेप कर रही थी, पर अचानक उसका कंधा देवांश के हाथों से थोड़ा सा छू गया। निया ने घबराकर अपनी स्टेप जल्दी से पूरी कर ली और सबके बीच आ गई। तादी या ना तादे रे ना दुम, तादी या ना तादे रे ना धीम, तादी या ना तादे रे ना धीम, तादा रे ना दे धीम तादानी। मैंने सुध बुध चैन गवा के, मैंने सुध बुध चैन गवा के, राम रतन पालिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। निया अब देवांश से काफी दूर दूर डांस कर रही थी, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। धीम तानाना दे रेना, धीम तानाना दे रेना, धा नी सा मा सा गामा धा नी धा मा गा पा, गामा पा सा गामा पा नी, गामा पा नी धा पा मा गा रे गामा धा पा, रे मा पा धा मा पा नी धा पा मा पा गामा, रे सा रे मा पा धा मा, नी रे सा नी धा पा मा पा धा नी, धा पा मा गा रे सा रे गा। ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे। जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। हाँ, ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे। जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। दुविधा मेरी सब जग जाने, दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने ना निर्मोहिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा था, पर अब निया को थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि इससे आगे के स्टेप्स में उसे सबसे आगे रहना था और डांसर्स के 2 ग्रुप्स बन गए थे और निया को दोनों ग्रुप्स को लीड करना था। उसे एक ग्रुप के स्टेप के बाद जब वो ग्रुप पॉज हो जाता था, तब उसे दूसरे ग्रुप के आगे आकर अपनी स्टेप करनी थी और इस स्टेप के लिए डांस के कोरियोग्राफर ने निया को पर्सनली रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि निया उतनी एफिशिएंट थी, वरना तो उन्होंने ये स्टेप लगभग हटा ही दिया था। हाँ, गई पनघट पर भरण, भरण पनिया दीवानी, गई पनघट पर भरण, भरण पनिया, गई पनघट पर भरण, भरण पनिया दीवानी, गई पनघट पर भरण, भरण पनिया। इसके बाद का स्टेप निया को देवांश के पास जाकर करना था। डरते हुए निया देवांश के पास चली गई। देवांश अब भी सभी को उसके आसपास डांस करते देख रहा था। हो नैनो के तेरे बाण से मूर्छित हुई रे हिरनिया। जब सब डांसर्स देवांश के इर्द गिर्द घूमकर डांस कर रही थी, तब अचानक देवांश ने किसी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये होते ही सारी डांसर्स रुक गई और जिसे देवांश ने खींचा था वो सीधे जाकर देवांश के सीने से जा टकराए। वहां सबकी सांसें थम सी गई थी। उन्होंने जब देवांश को किसी को खींचते देखा तो अब उनसे रहा नहीं जा रहा था कि वो कौन है। गाना अब भी चल रहा था, झूम झना ना ना ना, झना ना 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 ना, बनी रे बनी मैं तेरी जोगनिया। देवांश के इशारे पर सारी डांसर्स फिर से डांस करने लगी और देवांश का हाथ अपने पास खड़ी लड़की की ओर बने लगा। देवांश ने धीरे धीरे उसका घूंघट उठाया। उसकी नजरों में इस वक्त बेचैनी थी, पर यह बात उसे भी समझ नहीं आ रही थी। देवांश ने जैसे ही घूंघट को हटाया, उसके हाथ और उसकी नजर उस चेहरे पर ही रुक गई। उस लड़की की सुंदरता देख देवांश उसमें खोसा गया। इस वक्त उस लड़की ने अपनी आंखें डर से बंद की हुई थी, पर जैसे ही उसका घूंघट हटा, सिमी जोर से हुटिंग करने लगी थी, जिससे निया ने होश में आकर अपनी आंखें खोली। निया की आंखें खुलते ही उसकी आंखें 2 नीली आंखों से टकरा गई और वो उसी में खोसी गई। देवांश ने जब निया को आंखें खोलते हुए देखा तो उसे जैसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। देवांश को अपने इतने करीब पाकर निया की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी फास्ट थी। उसे कभी नहीं लगा था कि देवांश इतना ज्यादा हैंडसम होगा। ये गाना उन दोनों के मिलने के लिए एकदम परफेक्ट था। ये गाना उन दोनों के रिश्ते को एकदम सटीक तरह से दर्शा रहा था। सभी लोग निया के सारे डांस स्टेप्स को देखकर शॉक में थे, क्योंकि निया को वहां किसी ने भी 6 सालों से डांस करते हुए नहीं देखा था। पहले घूंघट की वजह से वो निया नहीं पहचान पाए थे, पर जब घूंघट उठा और सबने निया को देखा तो उसका डांस जो कुछ पल पहले उसने किया था सबकी नजरों में समा गया। घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। गाना बंद होते ही सिमी और रिवांश भागते हुए उन दोनों के पास आए। वहीं देवांश ने अभी तक निया को नहीं छोड़ा था। गाना बंद होने से निया होश में आ रही थी और उसे अपने ऊपर देवांश की नजरें पाकर बेचैनी हो रही थी, जो उसकी आंखें में और चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। भाइयों, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो नीयू के साथ इतने सालों से थी, पर आज इसे पहचान नहीं पा रही थी, पर आपने तो बिना देखे ही नीयू को पहचान लिया। सिमी की बात सुन निया देवांश से दूर हटकर खड़ी हो गई और देवांश ने भी उसे जाने दिया। वो अब भी निया को ही देखे जा रहा था।
अरे पहचानेगा क्यों नहीं, आखिर वो उसकी पत्नी है। भीड़ में भी वो निया को पहचान ही लेता। पर सच में निया तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, यू आर सो प्रिटी। अद्वैत ने पास आते हुए कहा। वो भी निया की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। अद्वैत की तारीफ सुन निया थोड़ा शर्मा गई और उसके गाल सेब की तरह लाल हो रहे थे। उसे अब यहाँ पे रुका नहीं जा रहा था। तभी गायत्री जी ने उन सबको पूजा के लिए बुला लिया। निया भी चेंज करने चली गई। उसी बीच अद्वैत देवांश के पास आते हुए बोला, तुम्हारी पत्नी तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। मुझे तो वो बुलेट वाली ज्यादा पसंद आई थी। वो सच में कितनी ज्यादा डेयरिंग और डैशिंग थी। उसकी बात पर न जाने क्यों देवांश को गुस्सा आने लगा, पर जैसे ही वो उसे कुछ बोलता निया तब तक आ चुकी थी। उसने अब पहले वाला राजस्थानी लहंगा पहना था और इसमें वो किसी रानी की तरह सीढ़ियों से उतर रही थी। उसने अपने आसपास एक बार नजर दौड़ाई और एक इंसान को देख वो उसकी ओर बढ़ गई। देवांश जो अभी ही देखने को पलटा था, निया को देख वो उसमें खोसा गया। क्या हो रहा है मुझे ये सब? नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। ये कुछ भी हो आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं। देवांश ने मन में सोचा और निया से अपनी नजरें हटा ली। उसके बाद निया धीरे धीरे चलकर देवांश के बगल में आकर खड़ी हो गई। गायत्री जी ने उन्हें हवन के सामने ले जाकर बिठा दिया। भले ही देवांश इतने साल विदेश में था, पर उसे सारी विधियों और पूजा के बारे में पता था। यहाँ तक कि उसे तो सारे मंत्रों के अर्थ भी पता थे। वो बहुत कामली वो सब कर रहा था जो उसे करने को कहा जाए। पर निया उसे तो देवांश के पास बैठने से ही घबराहट हो रही थी और बार बार सबकॉन्शियसली वो देवांश को ही देखे जा रही थी। ऐसा नहीं था कि देवांश को इसका पता नहीं था, पर वो इसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे अब ऐसी नजरों की आदत हो चुकी थी। वो जहां भी जाता लड़कियां उसे ऐसे ही घूरती रहती थी। कुछ ही देर में हवन खत्म हुआ और फिर पूजा भी हो गई। अब रात में पार्टी की तैयारियां हो रही थी। देवांश और रिवांश की आने की खुशी में पार्टी भी रखी गई थी। पूजा में सिर्फ राजवंश खानदान और उनसे जुड़े लोग ही मौजूद थे, पर पार्टी में सभी बड़े बिजनेसमैन और उनकी फैमिलीज इनवाइटेड थे। निया अब कमरे में चली आई थी। उसने कमरे में पैर रखते ही एक चैन की सांस ली। हे महादेव, बचा लिया आज आपने तो। पहले तो ये इतना भारी सा लहंगा जिससे हम कई बार गिरते गिरते बचे हैं, और ऊपर से ये हार। पहले के गहने क्या कम पड़ गए थे जो ये पहना दिया दादिसा ने। ऐसा लग रहा है 50 किलो का पत्थर लेकर घूम रहे हैं गले में। और ये सब ना हो रहा है उनकी वजह से। क्या जरूरत थी यहाँ आने की जब चले ही गए थे तो। और तब तो बड़े कह रहे थे कि हम जो करना चाहे कर सकते हैं। हम ये सब हो रहा है अब हमारी मर्जी का। इतना भारी तो कोई वेट लिफ्ट भी ना पहन पाए अपने गले में जितना हमें पहनाया गया है। और देखो कोई आया भी नहीं हमारी मदद के लिए। अब हम कैसे निकालेंगे इसे? ये सब ना उनकी वजह से हुआ, सिर्फ उनकी वजह से। और देखा नहीं कैसी आंखें हैं उनकी, एकदम उल्लू जैसी। लगता है रात में दिखता होगा, वरना तो दिन भर किसी गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए बैठे थे। और सभी उनसे ऐसे दूर भाग रहे थे जैसे उनके पास जाकर कोई पीन चुभाए तो फट जाएंगे। हम और उद्धरण चिन्ह। निया यहाँ वहां घूमते हुए अपने आप में ही बदबदाए जा रही थी। तभी उसे उसके पीछे से तेज तेज हंसने की आवाज आई। ये सुन निया ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे वो 2 कदम पीछे हट गई। अद्वैत जोर जोर से हंसते हुए देवांश से कहता है, हाँ देवांश, राजवंश, उल्लू, गुब्बारा। अद्वैत अपना पेट पकड़कर हंस रहा था और वहीं निया की हालत खराब हो रही थी क्योंकि देवांश उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी निया को फांसी की सजा सुनाने वाला हो। देवांश ने कुछ देर तक निया को घूरा और बिना अद्वैत की ओर देखे कहा, क्यों तुम्हें कुछ काम नहीं है? या फिर यही काम चाहिए तुम्हें करने को? चाहिए तो बोल दो अभी मिस्टर शाह। ये सुन अद्वैत के कान खड़े हो गए। उसने हकलाते हुए अजीब सी हंसी के साथ कहा, नहीं माँ, मुझे बहुत सारे काम है। हाँ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है माँ, मैं चलता हूँ। मिस्टर उल्लू, ओ सॉरी, आई मीन देवांश। ये बोल वो रॉकेट की स्पीड से बाहर चला गया। पर देवांश अब भी निया को घूरे जा रहा था। अब तो निया को ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। ये क्या किया पागल निया तूने? अरे खुद को मरवाना ही था तो छत से कूद जाती या जहर खा लेती। क्या जरूरत थी इस नीली आंखों वाले डेविल से पंगा लेने की? क्या करूं? अब क्या करूं मैं? सॉरी बोल दूं क्या? नहीं, इससे तो ये साबित हो जाएगा कि वो सब मैंने इनके लिए बोला था। अभी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, फट से निकल जाती हूँ। हाँ, ये सही है। वैसे भी मुझे नहीं लगता अगर मैं चली जाऊंगी तो ये कुछ करेंगे या करेंगे नहीं। हिम्मत रख नीयू, तू कर सकती। जस्ट गो फॉर इट।
ये सोच निया धीरे धीरे चलकर कमरे के बाहर जाने लगी। देवांश उसे जाता देख कहता है, और ये सुन निया अपनी जगह जम जाती है और सिर उठाकर देवांश के चेहरे की ओर देखती है। देवांश भी निया की तरफ देखता है और उनकी आंखें टकरा जाती है। देवांश को निया की आंखों में एक सवाल दिखाई देता है, तो वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ निया की ओर बने लगता है। निया ये देख और भी घबरा जाती है और अपने पैर पीछे लेने लगती है। मैंने कहा, अपनी बात पूरी करो, और क्या कह रही थी तुम? उसकी बात सुन निया को कुछ समझ आया और वो पीछे जाते हुए अजीब तरह से हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, वो तो कुछ भी नहीं। आप गलत समझ रहे हैं। ये कहते हुए निया अब बहुत पीछे आ चुकी थी और बस दरवाजे से टकराने ही वाली थी। उसने डर कर देवांश की ओर देखा जो उसी की तरफ बढ़े जा रहा था। दरवाजा थोड़ा खुला था। निया को कुछ सूझा और वो बिजली की रफ्तार से पीछे मुड़ी, पर वो दरवाजे के पास पहुंच भी पाती उससे पहले दो मजबूत हाथों ने दरवाजे को धकेलकर बंद कर दिया। अब निया को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने डर के मारे पीछे पलटकर देखा तो अचानक ही देवांश का हैंडसम चेहरा उसके एकदम करीब था, जिससे निया बहुत ज्यादा हैरान थी। देवांश बस निया के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। निया अब फंस चुकी थी क्योंकि देवांश ने दरवाजा बंद करते वक्त अपने दोनों हाथ निया के दोनों तरफ बढ़ा दिए थे। देवांश को अपने इतने करीब देखकर निया दरवाजे से और भी सटकर खड़ी हो गई। डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी। निया अपना पसीना पोंछने के लिए हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। तभी उसके चेहरे पर हवा का एक झोंका आया, जिससे निया चौंक कर ऊपर देखा तो देवांश उसके माथे पर फूंक मार रहा था। ये देख वो सहम सी गई। उसने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। तभी उसके कानों में देवांश की धीमी मगर डरावनी आवाज आई, अच्छा तो क्या कह रही थी? मेरी आंखें कैसी है? उसका सवाल सुन एक घूंट लेते हुए निया ने झट से कहा, आपकी आंखें, वो तो झील सी सुंदर है। सभी इसे पसंद करते हैं। अच्छा तो ये इतनी सुंदर है कि तुम्हें उल्लू की याद आ गई। ये सुन तो निया के रोंगटे खड़े हो गए। लगता है सब सुन लिया। अब क्या करूं मैं? निया मन में सोचने लगी और सोचते सोचते उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ रहे थे। ये देख देवांश को सब समझ आ गया। उसने निया को देखते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। निया ने ख्यालों से बाहर आते हुए सबकॉन्शियसली जवाब दिया। निया ने होश में आते हुए देवांश की तरफ देखा तो पाया कि देवांश उसे अब भी देखे जा रहा था। धीरे धीरे देवांश निया के चेहरे के करीब आने लगा, जिससे निया के शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगी। एपिसोड 10 देवांश और निया की नोकझोंक। देवांश ने निया से पूछा कि वो उसकी आंखों के बारे में क्या कह रही थी, पर निया के मुंह से सारी बातें अटक अटक कर निकल रही थी। तभी उसने देखा कि देवांश उसके करीब बढ़ रहा है, जिससे निया दरवाजे से और भी सटकर खड़ी हो गई। उसने आंखों में डर लिए देवांश की तरफ देखा। देवांश भी इस वक्त निया की आंखों में ही देखे जा रहा था। उसे निया की आंखों में इमोशन साफ साफ दिख रहे थे, पर खुद देवांश के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। देवांश को नजदीक आते देख निया को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उसके शरीर में तो जैसे जान ही नहीं थी। उसका चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसे ऐसे देख देवांश की आंखों में इस वक्त एक डेविल स्माइल थी। अब देवांश निया के काफी करीब आ चुका था। निया को जैसे ही लगा कि कुछ होने वाला है, उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसकी सोच के विपरीत देवांश ने निया के कान के करीब जाकर कहा, लगता है तुम्हारे इतने पास आने वाला मैं पहला आदमी हूँ। उसकी बात सुन अभी तक डरी सहमी खड़ी निया ने अपनी आंखें झट से खोली। निया ने देखा तो देवांश अब भी उसके बहुत करीब था, जिससे निया के होंठ कांप रहे थे। निया ने पूछने की कोशिश करते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? वही जो तुमने अभी सुना। देवांश ने निया की गर्दन की ओर अपना चेहरा ले जाते हुए जानबूझकर मधोशी भरी आवाज में कहा, जिससे निया और भी ज्यादा स्टिफ हो गई। निया की हालत देख देवांश को काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। निया देवांश के सामने अचानक अपने आप को कमजोर समझने लगी थी। उसके मन में चल रहा था, क्या 6 साल पहले इन्होंने नहीं कहा था कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा जैसा किसी पति पत्नी के बीच होता है? तो फिर ये क्या है? अब ये क्या कर रहे हैं? क्या ये मेरे साथ वो सब? इस पर अपने मन ही खुद को डांटते हुए उसने सोचा, क्या कुछ भी सोच रही है नीयू तू? लगता है तुझ पर सिमी का असर हो चला है, जो ऐसी बहकी बहकी बातें सोच रही है तू। पर मैं भी क्या करूं? ये हरकतें ही ऐसी कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, हरकतें तो ये कर रहे हैं तो मैं क्यों इनका साथ दे रही हूं? मैं तो इन्हें हटा सकती हूं ना। ये सोच हिम्मत जुटाकर निया ने देवांश को देखा, जो अब भी उसके इतनी नजदीक था कि अगर और थोड़ा आगे बढ़ता तो दोनों के लिप्स एक दूसरे से टकरा जाते। ये देख निया ने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिसे देख देवांश के चेहरे पर एक फीकी डेविल स्माइल आ गई। उसने फिर निया की चिन को पकड़कर उसका चेहरा अपने पास करते हुए कहा,
क्या सोच रही हो तुम? कुछ ऐसा वैसा। पर इससे पहले कि वो कुछ आगे बोलता, इस बार निया को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि देवांश उसे एक ऐसी वैसी लड़की समझ रहा है, और उसी गुस्से में उसने देवांश को जोर से धक्का दिया, जिससे उन दोनों के बीच दूरी बन गई। वैसे तो निया इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि देवांश को हटा सके, पर देवांश ने खुद को डिफेंस नहीं किया और वो आसानी से निया से दूर हटकर खड़ा हो गया। उसे निया में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बस सब कुछ उसके कंट्रोल में चाहता था, और जब वो निया के करीब गया तो उसे निया को कंट्रोल करने की चाबी मिल गई थी, और इसलिए वह थोड़ा रिलैक्स था। वरना उसे निया की बातें सुन उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर पहली बार उसका गुस्सा इतनी जल्दी उतर गया था। निया ने अपने पसीने को पोंछते हुए देवांश से कहा, आप समझते क्या है अपने आप को? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जिसके साथ आप बदतमीजी कर सकते हैं। होंगी आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड्स जो आपकी बातें मानती होंगी, पर मैं ऐसी नहीं हूं। निया गुस्से में सब बोल गई, पर जब उसने देवांश के चेहरे की ओर देखा तो उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। कुछ सोचकर निया जल्दी से वहां से हट गई और बाथरूम की ओर जाने लगी। पर देवांश उससे फास्ट था। उसने अभी तो इस लड़की को छोड़ने का मन बना लिया था, पर इस लड़की ने उसे फिर से उकसा दिया था। अब तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। देवांश ने निया के हाथ को पकड़ अपनी ओर खींचा और उसके हाथ को मोड़कर उसकी पीठ पर लगा लिया, जिससे निया उसके एकदम करीब आ चुकी थी। निया इस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी। वो मन ही मन में किसी के आने की प्रार्थना कर रही थी। तभी देवांश ने उसके हाथों को दबाया, जिस वजह से निया ने देवांश की आंखों में देखा। देवांश ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, हाँ, मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स मेरी बातें अच्छे से मानती है, और इसलिए मुझे वो पसंद है। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो मेरी बात ना माने। और जो अभी तुमने बाहर डांस किया, तो ये मत समझना कि मैंने तुम्हें उन सब में से पहचान लिया तो तुम सबसे अच्छी थी उनमें। सच तो ये है कि वो सब अच्छी थी और तुम उन सब में किसी जोकर की तरह लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हें पहचान पाया। और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें रिलेशनशिप का मतलब भी पता होगा, या ये भी पता होगा कि एक लड़के को खुश करने के लिए क्या करना होता है। तभी तो तुम अभी तक सिंगल हो। और याद रहे, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे कैसे पेश आऊंगा। मैंने तुम्हें ये आज़ादी दी है कि तुम ये शादी तोड़ सकती हो अपनी मर्जी से। ये आज़ादी नहीं दी मैंने तुम्हें कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दो। समझी तू? उद्धरण चिन्ह। पर वो आगे कुछ बोलता उससे पहले डोर पे किसी ने नॉक किया, जिससे देवांश होश में आया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। उसने फिर आंखें खोल निया की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब भी डर था, और निया के हाथ को छोड़ दिया। और फिर निया को उसने ऊपर से नीचे तक देखा और उसने कहा, वैसे तुम्हारी हरकतों से ये साफ है कि जो मैंने कहा वो सच है। तुम में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिससे लड़के यू नो ना। उद्धरण चिन्ह। ये कहते कहते उसकी नजर एक जगह रुक गई। जब निया ने उसकी आंखों को देखा तो जल्दी से उसने अपने सीने को ढक लिया। उसकी हरकत पर देवांश ने कुछ नहीं कहा और वो डोर खोलकर बाहर आ गया। बाहर सिमी खड़ी थी, उसने हाथों में एक ड्रेस को पकड़ रखा था। उसने जब देवांश को कमरे से बाहर आते देखा तो कहा, भाई यू तो आप है, पर मासा ने तो कहा था कि नीयू, ओ आई मीन भाभी सा अंदर है। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? ये कह वो जाने लगी तो देवांश ने बिना किसी भाव के कहा, वो अंदर है। पर फिर बिना सिमी के रिप्लाई का वेट किए वो वहां से चला गया। सिमी का ये सुन तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो अभी शौक में ही थी कि उसे कमरे से निया आती दिखी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। अभी कुछ देर पहले उसकी इतनी इंसल्ट हुई थी कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर वो तब शौक में थी तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई। पर जब वो शौक से बाहर आए और उसे देवांश की बातें समझ आए, उसका चेहरा लाल पड़ गया, पर इस बार शर्म से नहीं गुस्से से। पहले तो वो देवांश के आने से पता नहीं क्या फील कर रही थी, पर अब जब उसे देवांश की सच्चाई पता चली तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। गुस्से में वो जब बाहर आए तो बाहर खड़ी सिमी पर भी उसकी नजर नहीं गई। वो बस आगे जाने ही वाली थी कि उसे सिमी की चीख सुनाई दी। नीयू। ये सुन निया अपनी जगह जम गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो सिमी आंखें फाड़े उसे ही देख रही है, तो निया को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। पर इससे पहले सिमी और कुछ बोलती निया ने उसके हाथ को पकड़कर उसे कमरे के अंदर लाया और एक बार बाहर देख डोर बंद कर दिया। स्टार्किंग एंटरटेनमेंट कंपनी। रात 8 बजे। वैसे कृणाल की टॉप ब्रांड्स तुम्हें अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है, और तुम हो कि उस छोटी सी कंपनी के लिए। उस आदमी की बात काटते हुए कृणाल ने कहा, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। और मयंक राठौड़, तुम्हें नहीं लगता कि दिन ब दिन तुम फियरलेस होते जा रहे हो? शायद तुम भूल गए पहले तुम कैसे थे।
या फिर वहीं वापस जाना चाहते हो? कृणाल की खतरनाक आवाज को सुन मयंक राठौड़ के दिल की धड़कन तेज हो गई। कृणाल का सवाल सुन वो कहीं खो गया और फिर डर उसके चेहरे पर दिखने लगा, जिससे जल्दी से उभरकर उसने जवाब दिया, ना, ना, नहीं, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आप कुछ गलत समझ रहे हैं सरकार। उसकी बात सुन कृणाल के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन से भरी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद केबिन का डोर बिना नॉक किए खुल गया और मयंक ने हैरानी से डोर की तरफ देखा, क्योंकि बिना परमिशन कोई अंदर आ जाता था तो कृणाल यानी कि केआर उसे बहुत ज्यादा डांटता था, पर कोई उसे घमंडी नहीं कह सकता था। वो बस अपने रूल्स का पक्का था और बाकी सब भी उसे फॉलो करे ऐसा उसे लगता था, वरना दिल का वो बहुत ज्यादा अच्छा था। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। वो मुश्किलों में छोटे से छोटे एम्प्लॉय की भच मदद करता था। डोर जब खुला तो बस राठौड़ हैरान था। केआर ने तो नजर उठाकर डोर की तरफ देखा तक नहीं, पर जब राठौड़ ने डोर पर खड़े इंसान को देखा तो वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसे ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मिस्टर सिंह, आइए, मुझे कुछ काम है। आप लोग बातें करिए, मैं कॉफी भिजवाता हूँ। ये कह राठौड़ वहां से चला गया और जाते जाते डोर भी उसने बंद कर दिया। डोर पे खड़ा आदमी अब अंदर आकर केआर के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा, ये हम क्या सुन रहे हैं कृणाल? क्या आप पागल हो गए हैं? ये कैसी हरकतें कर रहे हैं आप आजकल? एक तो हम हमारे मिशन में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं और आप इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं। क्या आपकी पाए आपके लिए सफिशिएंट नहीं है? उसकी बात पर एक गहरी सांस छोड़ते हुए केआर ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। हम हमारे मकसद से ना ही भाग रहे हैं और ना ही पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं हमें क्या करना है, पर इतने साल हो गए हैं हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए और अब भी हम नहीं होंगे, क्योंकि हम बस उसे अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमें लगा कि अगर हम तरीका बदलेंगे तो शायद कुछ मिल जाए, बस इसलिए। और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम जाएंगे, हम जरूर कॉलेज जाएंगे। अब हम अपने तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे और आप प्लीज हमें ना रोके। उसकी बात सुन सामने बैठा आदमी कुछ बोलना चाहता था, पर कुछ सोचकर वो रुक गया और केआर की ओर बड़ी गौर से देखने लगा। उसे केआर की आंखों में आज अजीब सी जिद नजर आ रही थी, जो आज से पहले उसमें कभी नहीं थी। कुछ देर केआर को घूरने के बाद खड़े होते हुए उसने कहा, ठीक है, आप वो करें जो आप चाहते हैं। हम अपनी ओर से कोशिश करते रहेंगे। उसकी बात सुन केआर के दिल में सुकून आ गया। उसने उम्मीद से मिस्टर सिंह की ओर देखा तो वो वहां से निकलने लगे। मिस्टर सिंह के जाते ही केआर के सामने एक खूबसूरत सा चेहरा आ गया और उसके चेहरे पर कभी ना दिखने वाली मुस्कान। उसने खुद से कहा, हम आ रहे हैं आपके पास, जल्द ही मुलाकात होगी। उसी वक्त राजवंश विला, निया का कमरा। निया ने डोर लॉक करके गहरी सांस ली तो उसे किसी ने हाथ से पकड़कर खींचा तो निया ने हैरानी से उस तरफ देखा तो सिमी चेहरे पर हैरानी और आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रही थी। उसने निया को खींचते हुए पूछा, नियू, जल्दी बताओ, आप और भाई क्या कर रहे थे कमरे में अकेले, और वो भी डोर लॉक करके? बोलो, जल्दी बताओ, तमीज से बात करिए राजकुमारी। हम आपकी भाभी सा है और यहाँ की कुंवर रानी सा भी, तो संभल कर बात करिएगा हमसे। निया की टोन अभी भी गुस्से वाली थी, जो सिमी को समझ आ गई। उसने निया की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, नियू, क्या तू नाराज है? ऐसा क्या कर दिया भाईसा ने, और तू उनका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही है? मैं तो तेरी दोस्त। इसके आगे वो कुछ बोल पाती। निया ने जल्दी से उससे कहा, यही, क्या कहा तुमने? दोस्त, वो भी मेरी? तो अब बताओ, तब हमारी दोस्ती कहाँ गई थी जब तुमने मुझे इन कपड़ों में डांस करने की बात में फंसाया था? तब तुम्हें याद नहीं आया कि हम दोस्त हैं? निया की बात सुन सिमी ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली, क्योंकि वो सभी बातों में ये बात तो भूल ही गई थी और इसलिए वो यहाँ आई थी। वरना अगर उसे याद होता तो वो किसी और को निया के पास भेज देती, पर अब वो फंस चुकी थी। पर उसने फिर अजीब सी हंसी के साथ निया का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ ना नीयू, वो तो मैंने इसलिए किया था कि तुम्हारा और भाई का प्यार बढ़े। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं था। ये कह सिमी ने उसके सिर पर हाथ रखा जैसे वो खुद की कसम खा रही थी और वो भोली सूरत बनाकर निया को देखने लगी। उसे ऐसे देख निया का दिल पिघल गया और सिमी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा, हाँ, बस पता है मुझे कि तेरा इंटेंशन गलत नहीं था, पर इस वजह से तुम्हारे सो कॉल्ड नीली आंखों वाले डेविल भाई ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। ये कह निया ने सिमी को देवांश की बाद में कई सारी बातें बता दी। उसने सिमी से उसने देवांश की हुई बुराई छुपाई और उसने देवांश की गुस्से में की गई हरकतों के बारे में उसने कुछ नहीं कहा।
वो बस सिमी को वो सब नहीं बताना चाहती थी। नेहा की बातें सुन सिमी को पता नहीं चल रहा था कि वो बहन बनकर अपने भाई की साइड ले या फिर एक दोस्त बनकर अपने दोस्त को सपोर्ट करे। सब बात बताकर नेहा ने जब सिमी को देखा तो वो समझ गई कि वो क्या सोच रही है। नेहा को भी अच्छा नहीं लग रहा था एक बहन के सामने उसी के भाई की बुराई करना, पर वो करती भी क्या। अगर उसे फ्यूचर में डिवोर्स लेना होगा तो सभी उसे गलत समझेंगे, पर अगर पहले से ही कोई उसकी बात को समझ जाएगा तो उसे एक सपोर्ट मिल जाएगा और कोई उसे गलत नहीं समझेगा। नेहा ने फिर इधर उधर देखा तो उसे बेड पर रखा ड्रेस दिखा तो नेहा ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या ये मेरे लिए है? नेहा का सवाल सुन सिमी जो कभी दुविधा में थी उसने चैन की सांस लेकर ड्रेस की तरफ जाते हुए कहा, हाँ, मासा ने कहा है कि आप पार्टी में ये ड्रेस पहनेंगी। सिमी की बात सुन नेहा को कुछ याद आया और वो सिमी को खींचते हुए बोली, जल्दी करो और इन्हें निकालने में मेरी मदद करो, वरना पार्टी में तुम्हें मेरा शरीर और सिर अलग अलग लेकर जाना पड़ेगा। ये जेवर इतने भारी है कि लगता है मेरी गर्दन अभी टूट के गिर जाएगी। उसकी बात सुन सिमी को हंसी आ गई और वो नेहा की मदद करने लगी। कुछ देर में वहां एक मेकअप आर्टिस्ट पहुंची और नेहा को रेडी करने में लग गई। सिमी भी पार्टी के लिए रेडी होने अपने रूम में चली गई। Don't forget to like, comment, subscribe.